हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अभी तक जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था उसको हम लोग ने थोड़ा सा और अब यहाँ रिफाइन हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने सिर्फ यूरोप के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जब सेकेंड चैप्टर लिया था तो हमने सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये वर्ल्ड जो है पूरी एक होती दिखती रही। तो जो कहानी आज जो आप लोगों की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड थी, वो कहीं ना कहीं आज दोनों को मैं मिलाता हुआ दिखाऊंगा, किस तरीके से ये आज दुनिया पूरी वर्ल्ड जो थी वो ग्लोबल वर्ल्ड में चेंज हो रही थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक जिस्ट ले लेते हैं कि ये पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ऑल्दो मुझे पता है कि ये चैप्टर आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ मैसेज किया कि सर हमारे प्री बोर्ड्स में आ रहा है, क्योंकि इनको ऑप्शंस दिया गया है शायद कि आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर करा दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और फिर अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना तो कहानी कनेक्ट होनी चाहिए। कहानी आपकी कनेक्ट हो जाएगी तो सारा खेल आसान हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी चीज़ होती है, तो आप इसको चाहें तो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस चैप्टर को जो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, आई विल बी डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड पहले पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी ग्लोबलाइजेशन से पहले किस तरह से पूरी दुनिया चल रही थी, हम वो समझेंगे। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बहुत ही रिफाइंड तरीके से बताऊंगा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हम ये पढ़ेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है। उसके बाद हम सेकेंड चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर 19th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी, और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं 1815 से लेकर 1914 तक। अब देखिए आप, ये सारा डेट्स जो हैं आप इससे पहले वाले दोनों चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। 1815 के आसपास ही मैंने बताया था बैटल ऑफ वाटरलू, राइट, नेपोलियन हारता है। और 1914 ही मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था, जब इंडिया का चैप्टर पढ़ते हैं नेशनलिज्म का, कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। तो हम लोग इस चैप्टर में 1815 से लेकर 1914 तक की इवेंट्स को देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था। ठीक है, नंबर 3 वी विल टॉक अबाउट इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी यानी जब हमारी ये लड़ाई शुरू हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद इकोनॉमी का क्या हाल होता है वो हमको यहां पर देखने को मिलेगा, राइट। एंड द फाइनल पोर्शन जिसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा, दैट विल बी पोस्ट वर्ल्ड वॉर या पोस्ट वॉर पीरियड, पोस्ट वॉर एरा। ठीक है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो क्या सिनारियो निकल के आता है वो हम यहां पर समझने वाले हैं। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर को चार जो है हेडिंग्स में पढ़ना है। नंबर 1 19th सेंचुरी, इंटर वॉर इकोनॉमी एंड दी पोस्ट वॉर एरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री समझना चाहते हैं क्या एक्चुअली हुई थी चीज़ें, ये बहुत चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से प्री मॉडर्न वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहले चीज़ें कैसी चल रही थी। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमको प्री मॉडर्न वर्ल्ड यहाँ समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड का कौन सा पीरियड, किस पीरियड को हम बोल रहे हैं प्री मॉडर्न पीरियड। तो मतलब देखिए, मॉडर्निज्म का एक पीरियड है जब ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, राइट, एक ग्लोबलाइजेशन का सिनारियो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि वहाँ पर भी जब लोग रहते थे तो लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे अपने आप को। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पीपल यूज टू ट्रैवल, ठीक है ना, कोई सामान लेके जाते थे, प्रीस्ट यूज टू ट्रैवल। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग उस समय नहीं होती थी, उस वक्त भी ट्रैवलिंग होती थी, राइट। और इनफैक्ट यहाँ तक कि बताऊँ आपको मैं, आप देखिए इंडिया का एग्जाम्पल अगर हम लें तो 3000 BCE की बात करूं अगर मैं,
इतने टाइम पहले यहां पर देखिए इंडिया में एक सिविलाइजेशन था जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कनेक्शंस थे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्टर्न जो एशियन कंट्रीज थे, वेस्टर्न एशिया, उससे बहुत ज्यादा ऑलरेडी इसके कनेक्शंस बन चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग पहले अलग अलग रहते थे, कनेक्शंस थे, लोगों के बीच में तालमेल था, ट्रेड था, बिजनेस था, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक कोई इसको एक वर्ड ग्लोबलाइजेशन के नाम से नहीं जानता था, ठीक है ना। ये चीजें देखिए आपके सामने है, ऐसा नहीं मैं अपने आप से कह रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। 3000 BCE की बात भी करें तो उस वक्त भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका आज जो इंडिया में था इंडस वैली, उसका कनेक्शन वेस्टर्न एशियन कंट्री से था ऑलरेडी, ट्रेड होता था, सब कुछ होता था, राइट। तो ये चीजें चल रही थी। तो बेसिकली बात ये आ रही है कि फिर इसका मतलब ये है कि क्या पहले से ग्लोबलाइजेशन था? बिल्कुल पहले से ही था, पहले से भी था, बस उसको रियलाइज नहीं किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और लिख सकता हूं, हालांकि आपके इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन देखिए मेगास्थनीज आया था इंडिया, फाहे, ह्यूनसांग, ये सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए थे। इंडिया आने के बाद यहाँ का इंडिया में जो भी देखते हैं, लेखा जोखा जो भी देखते हैं, फिर वो अपनी किताबों में लिख देते हैं उसको। तो ये सब क्या है? ये सब है जब लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। अगर कोई फॉरेन राइटर इंडिया आया, इंडिया में उसने जो हालात देखे उसको लिखा, तो जब वो वापस गया तो इट इज नॉट ओनली दैट खाली वो वापस गया, उसके साथ उसके आइडियाज वापस गए, है कि नहीं? तो क्या हुआ, आइडियाज एक्सचेंज हुए। जब वो इंडिया आया तो उसने इंडिया में कुछ देखा, इंडिया का कल्चर उसको दिखा, और जब वो वापस गया तो इंडिया का कल्चर लेके गया। तो इन चीजों को क्या कहते हैं हम? ये सब चीजों को हम बोलते हैं कि भैया यही चीज तो बाद में जाके ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं आपको बताऊं, ग्लोबलाइजेशन वर्ड का अगर हम मीनिंग लिखना चाहें तो देखिए यहां पर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को मैं कह सकता हूं कि हमें अगर बहुत आसान भाषा में उसको डिफाइन करना पड़ा तो हम बोलेंगे कि भैया हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सिनारियो होता है ग्लोबलाइजेशन, कैसा? जिसमें आप देखेंगे देयर विल बी फ्री मूवमेंट होता है। किस चीज का फ्री मूवमेंट? फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, है कि नहीं? फ्री मूवमेंट ऑफ आइडियाज, फ्री मूवमेंट ऑफ कल्चर, कुछ भी हो, फ्री मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमको बोलना पड़े तो देखिए इवन हम बोल सकते हैं जर्म्स, डिजीजेज। भाई एग्जाम्पल देखिए ना, कोरोना क्या हो गया? ये ग्लोबलाइज्ड डिजीज है कि नहीं? चाइना में स्टार्ट होती है और पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन ही तो है। क्या मैं डेफिनेशन बता रहा हूं? एक ऐसा सिनारियो जहां पर फ्री मूवमेंट हो रहा हो चीजों का, कोई रोक टोक ना हो रही हो, ग्लोबलाइजेशन। देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि दुनिया जो है ना एक छोटा सा गोला है, एक अम्ब्रेला जैसा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने अर्थ को जो है, धरती को छोटा कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी आप यहां बैठे एक आप व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे, अमेरिका फोन लग जाएगा। दुनिया छोटी हो गई कि नहीं हो गई? अगर यही टेक्नोलॉजीज नहीं होती तो दुनिया कितनी बड़ी थी। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, आओ सजन कब आओगे, अब तो ऐसा होता ही नहीं है। अब तो सीधे आपने खोला व्हाट्सएप और कॉलिंग कर दिया, आपने सीधे खोला स्काइप और कॉलिंग कर दिया। तो ये सब चीजें क्या हुई यहां पर? अब देखिए ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है। आप विद इन मिनट्स किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं की भी जानकारी आप तुरंत ले सकते हैं। आप टीवी के सामने बैठे हैं, आपको यूनाइटेड स्टेट्स में क्या बवाल हुआ है वो आपको पता चल जाएगा इमीडिएट। आप ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, क्या स्कोर है आपको इमीडिएट पता चलेगा। तो क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट दी फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ नॉलेज, जो इधर से उधर पर इमीडिएट ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है ना। तो हमको ये समझना चाहिए ग्लोबलाइजेशन बेसिकली अब इसको एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट देने लगे हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जैसे कि सिंपल सा मतलब यहां पर ये हो गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट का कि आपके मान लीजिए कंट्री में कोई चीज बना, ठीक है, और जब वो बनता है तो अब वो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों में गया, दूसरे देश वालों ने इसको खरीदा। तो ये क्या हो रहा है यहां पर? इसको बोलेंगे हम, ये ग्लोबलाइजेशन है।
कि हमारे पास कुछ चीज़ है तो हमने उसको बेची, दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके यहाँ भी कोई ऐसी सुप्रीम क्वालिटी की चीज़ बन के आएगी तो हम इंडियंस भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सिनारियो होता है जहां पर फ्री मूवमेंट हो रहा होता है चीज़ों का, फ्री मूवमेंट, ठीक है। इकोनॉमिकली उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब सिर्फ ट्रेड हो रहा हो दो कंट्री के बीच में तो ग्लोबलाइजेशन होगा। जैसे कि पहले की बात थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है, आप देखिए वेस्टर्न एशियन कंट्री से क्या था, ट्रेड था उनका, ठीक है। तो पहले सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता था ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन में सारे एस्पेक्ट आते हैं, बी इट पॉलिटिकल एस्पेक्ट, है ना। यूएस में कोई इलेक्शन होता है तो उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ता है, पाकिस्तान में कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसका इफेक्ट कश्मीर की पॉलिटिक्स में पड़ता है कि नहीं। तो इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, अब पॉलिटिक्स भी देखिए ग्लोबलाइज्ड हो गई है, इकोनॉमी भी ग्लोबलाइज्ड हो गई है, सोसाइटी ग्लोबलाइज हो चुकी है। कैसे भाई, सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में कोई मान लीजिए चीज़ें होती हैं तो उसका असर बाहर के देशों में देखने को मिलता है। अभी अमेरिका में कितना ज़्यादा ब्लैक वाला मूवमेंट चला था, ऑल ओवर इंडिया, फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड चलने लग गया था वो, अगेंस्ट दी ब्लैक्स, इन फेवर ऑफ ब्लैक्स। हुआ था कि नहीं हुआ था। सोसाइटी हो गया, कल्चर भी ऐसे ही होता है। आप यहाँ से जाते हैं कहीं और कंट्री में तो आप अपना कल्चर लेके जा रहे हैं, आप उनका कल्चर भी देखते हैं, तो ये भी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली जो आपको टाइम दे रहा हूँ उस पर वो इसीलिए समझाने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन अब एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से मतलब नहीं होता है। जनरली बच्चे ही समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब सिर्फ ट्रेड का आदान प्रदान होना, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन मतलब सब चीज़ें, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कुछ भी हो, एजुकेशन हो। अब देखिए हमारे लोग जो हैं बाहर नौकरी करने जाते हैं, इंडिया वाले हैं अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज है, अफगानिस्तान वाले हैं इंडिया में एजुकेशन लेने आ रहे हैं, हम लोग होते हैं जर्मनी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन ही तो है। एक तरीके से हम जर्मनी जा रहे हैं तो हम पैसा ही तो देंगे उनको, अल्टीमेटली चीज़ें क्या हो रही हैं, हो तो यही रहा है ना ग्लोबलाइजेशन। तो ये है हमारा टोटल कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये अब आप रियलाइज कर सकते हैं कि भैया ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, कोई नई चीज़ तो नहीं हुई है ना आज, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर जो हमको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग प्री मॉडर्न वर्ल्ड को पढ़ेंगे और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ग्लोबलाइजेशन अभी क्या होता है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड के पीरियड को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए ज़रा, अब इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड का पीरियड मैं आपको बताऊं तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको तीन पार्ट में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। अब इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड को हम लोग पढ़ेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे यहां पर सिल्क रूट, पहला हम लोग पढ़ेंगे सिल्क रूट, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहां पर फूड ट्रैवल्स, ठीक है। और सी हम लोग पढ़ेंगे यहां पर कॉन्कर, लिख लीजिए आपको, कॉन्कर डिजीज, प्लीज राइट, कॉन्कर डिजीज ट्रेड। तो इन तीन हेडिंग के अंदर हम लोग अपना प्री मॉडर्न वर्ल्ड को आज समझने वाले हैं। बना लीजिए, सिर्फ फ्लो चार्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहां से, सिल्क रूट से समझने आ रहे हैं यहां से, ठीक है। देखिए जरा, अब हम सिल्क रूट की बात करें तो देखिए ये समझना पहले जरूरी है कि सिल्क रूट था क्या। देखिए सिल्क रूट बेसिकली बच्चों एक ऐसा रास्ता था जो चाइना को कनेक्ट करता है एशिया से और फिर आगे चला जाता है यूरोप तक, ठीक है। ये एंशिएंट टाइम में हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्क रूट। थोड़ा आप समझिएगा ब्रॉड माइंडेडली, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं सिल्क रूट क्या होता है। सिल्क रूट में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि ये रास्ता शुरू होता है चाइना से, ठीक है। चाइना से ये रास्ता मूव करेगा। एक काम करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए जरा, देखिए चीजें शुरू होती हैं यहां से चाइना से, ठीक है। और चाइना से शुरू होती हैं, फिर ये रास्ता पहुंचता है इंडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रास्ता पहुंचता है जाके यूरोप। तो ये जो रास्ता है समझिएगा, चाइना से जो जाता है टुवर्ड्स द यूरोप, इसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं सिल्क रूट।
अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें रास्ते में फायदा क्या है। तो देखिए, अगर ये रास्ता डायरेक्टली यहाँ पर चाइना से यूरोप जा रहा था तो इसमें एडवांटेज क्या है चाइना को, भाई एक तो ये डायरेक्ट रूट है, डायरेक्ट रूट है ये, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इजीली यहां पर ट्रेड हो सकता है, इजीली यहां से ट्रेड हो सकता है, ठीक है। यूरोपियंस, चाइनीज जो है अपना सामान जो है सीधे ले जाते थे यूरोपियन मार्केट और वहां जाके इसको बेच देते थे, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में चाइनीज की प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है। रीजन कैसे, और चाइना में बहुत सारी चीजें मिलती थी, ठीक है ना। जैसे इंडिया का भी यही सिनारियो था कि बाद में आप देखेंगे कि यूरोपियंस भी थे वो इंडिया आते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा मिनरल्स थे, रिसोर्सेज थे जिसको वो लेने आते थे। तो इस वक्त अगर मैं आपको बात करूं तो ये रास्ता जो है चाइना कहता है कि ये रास्ता सिल्क रूट है, और आज के टाइम में, इन दिस मॉडर्न टाइम, चाइना इसी रूट को रिवाइव करने की बात कर रहा है। चाइना कह रहा है कि हमको इस एंशिएंट रूट को रिवाइव करना है ताकि फ्री बिजनेस हो सके, फ्री ट्रेड हो सके, ठीक है ना। चाइना सीधे ट्रेड कर सके यूरोप से, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। तो चाइना इसी को आज बोल रहा है ना, देखिए इसको आज जो आप लोग लिख रहे हैं सिल्क रूट, ठीक है ना, सिल्क रूट लिख रहे हैं, भाई इसी को तो चाइना आज कह रहा है, क्या बोलता है इसको, इसको बोलता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आई होप आप लोग ने ये चीज सुनी होगी, या आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये तो नॉर्मल आज के टाइम की बात है जिसको हम लोग बोलते हैं BRI, ठीक है ना। इसको चाइना डेवलप करने की बात कर रहा है आज के टाइम पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये रास्ता चाइना से आज निकलता है तो ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से होकर निकलता है, वो एरिया जम्मू एंड कश्मीर का जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाई किए हुए है कश्मीर को, ठीक है। तो अब जब चाइना उस जगह अपनी रोड बना रहा है तो इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि भैया वो तो हमारा एरिया है, आप उस पर कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन चाइना कहता है भैया वो तो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार इंडिया चाइना का बना हुआ है। एनीवे, हमको उसमें नहीं जाना है फिलहाल, मैंने खाली आपको समझाने के लिए ये चीज का एग्जाम्पल दिया आपको खाली, कि यहाँ पर यही चीज की बात, ये जो पुराना हिस्ट्री है, मैं उससे लिंक करा रहा हूँ, सिर्फ लिंक कर रहा हूँ कि जो सिल्क रूट की बात चाइना में पहले थी, कि जो कनेक्ट होता था चाइना से इंडिया और इंडिया से यूरोप, वही रास्ता आज चाइना उसको फिर से बनाने की बात करता है, ठीक है। तो एक चीज तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा बात ये है कि जो सिल्क रूट था ये एग्जिस्ट कर रहा था, दिस सिल्क रूट ये एग्जिस्ट करता था कब, ये एग्जिस्ट कर रहा था क्रिश्चियन टाइम से भी पहले, क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट कर रहा था, अंटिल दी 15th सेंचुरी, ठीक है। और अगर मैं बताऊं आपको कि इस रास्ते से ज्यादा क्या क्या था, सिल्क रूट से क्या क्या चीजें जा रही थी, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सिल्क रूट देखिए जरा, उस समय इस रास्ते से क्या क्या बिजनेस हुआ करते थे। पहला तो लिख लीजिए चाइनीज पॉटरी, सॉरी, पहला चीज जो ट्रैवल करता था इस रास्ते से, ये वाला रास्ते से, वो होती थी चाइनीज पॉटरी, ठीक है, चाइनीज पॉटरी। फिर उसके बाद लिखिए गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए उसको गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और नंबर 3 लिखिए आप इस लोग उसमें, राइट, रिलीजियस ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रिलीजियस ग्रुप्स। अब जरा देखिएगा यहां क्या बताया मैंने आपको, मैंने कहा है कि भैया इस सिल्क रूट से चाइनीज की पॉटरी जाती थी, वो बिजनेस करते थे, ठीक है। तो बेसिकली यहां क्या हो रहा है, यहां पर चाइना से सामान जा रहा है अदर कंट्रीज में, ठीक है ना, अदर कंट्रीज में जा रहा है। फिर आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो आ रही चीजें गोल्ड एंड सिल्वर, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसी सिल्क रूट से, भाई ये तो हो गया चाइना के पॉटरी गई यहां से यहां, लेकिन ये लोग भी तो कुछ लाएंगे आपके यहां, तो वो क्या लेके आ रहे थे, वो लोग लेके आ रहे थे गोल्ड और सिल्वर। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यूरोप से एशिया की तरफ, यूरोप से एशिया की तरफ गोल्ड और सिल्वर आ रहा था। अब वो कैसे आ रहा था, जरा वो चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए जरा। देखिए बच्चों कि इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया बहुत ज्यादा रिच था रिसोर्सेज में, बहुत स्पाइसेस बहुत मिलते थे, मसाले बहुत ज्यादा मिलते थे। और मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा समझिएगा, यहां देखिए कि अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप की बात करूं अगर मैं, तो वहां पर नवंबर से लेकर आप देखेंगे फरवरी तक क्या होता है, पूरी स्नो रहती है इस जगह पे, स्नो,
ठीक है ना भाई, ये आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं, है कि नहीं भाई, यही तो वेस्टर्न है, यहाँ लिख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, वहां की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या है, ये वेस्टर्न कंट्री है, ठीक बात है। अब यहाँ पर आप देखिए यूरोप में नवंबर से लेकर फरवरी तक पूरी स्नो रहती है, लेकिन आप अगर इंडिया और चाइना के आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे मसाले, स्पाइसेस, ठीक है, ये मिलते थे यहाँ पर। तो अब क्या है कि यूरोपियंस को इस सर्दी में जो नवंबर से फरवरी पड़ती है, जिसमें पूरी बर्फ पड़ जाती है, उसमें अपना खाना को प्रिजर्व करने के लिए उनको चाहिए होते थे स्पाइसेस, मसाले, और वो मसाले मिलते थे इंडिया में या चाइना में। तो ये यूरोपियंस आते थे इंडिया और चाइना की लेते थे ये लोग स्पाइसेस, और बदले में दे जाते थे ये लोग गोल्ड और सिल्वर, और ले जाते थे मसाले, ठीक है ना। तो इनका खाना सेव हो गया और इंडिया चाइना को यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मिल जाता था। इसी वजह से इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। भाई इंडिया को बोलते हैं ना, भारत को क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया, क्यों बोलते थे, यही रीजन था कि हमारे देश में बहुत ज्यादा गोल्ड आ रहा था, इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड आ रहा था, और रीजन यही था कि हम लोग बहुत रिच कंट्री थे। इमेजिन करिए हम लोग आज की सिचुएशन में कहां पर हैं, हम लोग इतना रिच कंट्री हुआ करते थे, बहुत रिच कंट्री हुआ करते थे, मसालों का बहुत हम लोग का एडवांटेज था, स्पाइसेस हो गए, जूट हो गया, ये सब बहुत था इंडिया में, बहुत ज्यादा था। यूरोपियंस आते थे लेने के लिए, सोचिए जरा, इमेजिन यूरोप वाले आज कहां पर हैं, हम कहां रह गए। आज उस वक्त यूरोप कहां था, हम पे डिपेंडेंट था, हमारे मसाले नहीं मिलते तो उनका खाना प्रिजर्व नहीं हो सकता था। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहां पर यही हुआ कि ये लोग इंडिया आते थे और इंडिया को गोल्ड एंड सिल्वर देके जाते थे, इस वजह से इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए रिलीजियस ग्रुप्स थे, भाई रिलीजियस ग्रुप्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता था, कैसे होता था वो और सुन लीजिए। अब यहां से वहां रिलीजन भी ट्रैवल कर रहा था, भाई चाइना से भी लोग जा रहे थे यूरोप तक, और यूरोप से जो क्रिश्चियन लोग थे वो आ रहे थे इंडिया की तरफ, होता था। लेकिन हुआ क्या, यूरोप और इंडिया के बीच में, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कहानी, ठीक है। यूरोप और इंडिया के बीच में यहां पर एक जगह पड़ी, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज टर्की, टर्की, ठीक है। टर्की पे यहां पर क्या हुआ कि इस्लामिक कब्जा हो गया, इस्लामिक कब्जा हो गया, और इस्लामिक कब्जा होने का मतलब यह था कि अब इस्लाम ने यहां पर बोला कि या तो आप, यूरोपियन से बोला, या तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए वरना वी विल गिव यू डेथ। क्यों, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अब इन्होंने टर्की को ऑक्यूपाई कर लिया था, किसने, मुस्लिम्स ने। तो ये जो रास्ता था ना यहाँ पर यूरोप का इंडिया आने का या फिर चाइना पहुंचने का, वो रास्ता उनका बंद हो गया था। टर्की जो होते थे वो अलाउ नहीं करते थे आगे जाने को, कहते थे लड़ लो हमसे फिर आगे निकल जाओ, ये सिनारियो वहां पर होता था। तो बेसिकली यूरोपियंस ने अब क्या किया, भाई वो यूरोपियंस तो बहुत ही वंडर लोग थे, वंडर लोग। तो उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपने आप का, अपने माइंड का प्रोसेसिंग करना शुरू किया, और फिर उन्होंने हर चीज रैशनलिज्म करना शुरू की, उन्होंने इन्वेंशंस किए, उन्होंने डिस्कवरीज करी। इसीलिए आप देखोगे बाद में जब जरूरत पड़ी तभी, तब तक जब तक जरूरत नहीं थी तब तक तो ये ट्रेड चल रहा था इस रूट से, सिल्क रूट से। लेकिन जब ऐसी जरूरत आ गई कि भैया या तो आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो या फिर आपको हम गोली मार देंगे, तो यूरोपियंस ने अपना दिमाग लगाया और यूरोपियंस ने कहा इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हुआ। और फिर वहीं देखिए आप, पोर्चुगीज का जो था वास्को डी गामा, वो रास्ता ढूंढ लेता है इंडिया का वाया समुंदर का रास्ता, एंड ही रीचेस इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर चल रही थी। तो बेसिकली यहां रिलीजियस ग्रुप्स भी ट्रैवल करना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि यहाँ रिलीजियस का सिनारियो आ गया था। देखिए इस्लाम ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, क्रिश्चियंस थे, इस्लाम था, तो यहाँ पर ये लड़ाई जो है क्रिश्चियन इस्लाम इनके बीच में स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली क्रूसेड, बट आपको इस चीज को याद नहीं करना है, मैं तो खाली आपको कहानी बता रहा हूँ यह हुआ क्या था। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो हो गया हमारा सिल्क रूट की कहानी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पे, यानी हमारा जो ये वाला पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं अपना फूड ट्रैवल्स के बारे में। अब यहां पर क्या हुआ, जरा देखिए, जरा फूड ट्रैवल्स में देखिए। अब फूड ट्रैवल्स की बात करें हम लोग तो बहुत सारे ऐसे खाने थे, देखिए लिखिए जरा, फूड ट्रैवल्स। तो भैया जब लोग ट्रैवल करेंगे तो खाली क्या लोग ट्रैवल करते हैं क्या, मैंने क्या बताया, लोग ट्रैवल करेंगे, उनके आइडियाज ट्रैवल करेंगे, उनका कल्चर ट्रैवल करेगा, तो क्या उनका खाना ट्रैवल नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ आप देखिए बहुत सारे ऐसे फूड थे, जैसे जो नूडल्स खाते हैं आप लोग अभी, नूडल्स। इन नूडल्स को बेसिकली, ये क्या नूडल्स पहले से कोई नहीं जानता था इंडिया में, ये पूरे तरह से चाइना की देन है, चाइना,
चाइना में टोटली इंट्रोड्यूस हुए हैं ये नूडल्स, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए और सारे कॉमन फूड थे, कॉमन फूड, बहुत सारे ऐसे कॉमन फूड थे। अब मैं कॉमन फूड बताऊं, जैसे कि हो गया पोटैटो, पोटैटो हो गया, ठीक है, टोमेटोज, ठीक है, सोया, बहुत सारी ऐसी चीजें आप और देख लीजिए, मेज हो गया, है ना, चिली हो गया, लिख लीजिए, मेज हो गया, चिली हो गया, ये सब चीजें जो है देखिए यहां पर कॉमन फूड थी। और ये सब चीजें पहले से इंडियंस नहीं जानते थे इसको, यूरोपियंस भी इसको नहीं जानते थे। दीज थिंग वेर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया, ये दोनों चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी यूरोप और इंडिया में। और वो भी कब? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस था, एक आदमी था, वो निकला था अपने वॉयज पे, एशिया की तरफ का रास्ता ढूंढने निकला था, लेकिन वो गलती से पहुंच गया था अमेरिका, और इस तरह से अमेरिका की खोज हो गई थी। कोई प्लानिंग नहीं थी कि अमेरिका को खोजेंगे, उस वक्त कोई जानता तो था नहीं कि भाई अमेरिका भी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही होगी, इतनी दूर जमीन होगी। यूरोप से देखो, अगर आप मैप देखिए, यूरोप और अमेरिका बीच में यू हैव द एंटायर ओशन, तो किसी को पता तो था नहीं वहां जमीन होगी। वो तो निकल गया बस नाव से वॉयज पे, और वो पहुंच गया अमेरिका, ठीक है ना। वो पहुंचा है से वेस्ट इंडीज, तो वहीं से नाम आता है, इंडिया से इंडीज, और उसको बोल दिया कि ये इंडिया के वेस्ट में है, इसलिए उसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। अब तो खैर उसको विंडीज कहते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी अमेरिका की, अमेरिका कोई खोजने नहीं निकला था। इट वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। तो बेसिकली ये जो चीजें आपको बता रहा हूं मैं कि यूरोप में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं बाय एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अब यहां अमेरिका का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका, सॉरी पूरा अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, कैरिबियन नेशंस हो गए, कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, ये सब उसी में आ गया, ठीक है। पूरा कॉन्टिनेंट में ले रहा हूं, कॉन्टिनेंट की खोज कर ली। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो जाती है अमेरिका की, कौन करता है? बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप यहां पर याद रखिएगा। तो बेसिकली यहां पर इस तरह की ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर इंसिडेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटैटो। आपको पता ही है कि आलू जो है, पोटैटो, पोटैटो वॉट एवर यू कॉल, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की आज के भी डाइट में, लोगों की डाइट में इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जब ये पोटैटो को इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोप और इंडिया में, तो यहाँ बहुत सारे लोग थे वो इसी को खाने लगे, बहुत सारे लोग। तो लोगों की जो अभी तक लाइफ स्पैन होता था, लाइफ स्पैन भी बढ़ गया, क्योंकि लोग पोटैटो खाने लगे, उनको कार्ब्स मिलने लग गया, कार्बोहाइड्रेट्स मिलने लग गया, है कि नहीं। ये सब चीज़ें उनको यहाँ पर मिलने लग गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूरोप का ही, मतलब देखिए इसको यूरोप और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो यूरोप का ही एक कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता होगा, आयरलैंड, मैंने पढ़ाया भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोप का एक कंट्री है आयरलैंड, आयरलैंड के जो लोग थे उनकी डिपेंडेंसी जो है पोटैटो पे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा पोटैटो पे डिपेंडेंट थे। और एक बार क्या हुआ कि पोटैटो में डिजीज़ फैल गया था, ठीक है, मिड 1840s की बात है, वहाँ डिजीज़ फैल गया था, जिसकी वजह से फिर लोग भुखमरी से, स्टारवेशन से मर गए। क्यों? क्योंकि उनको पोटैटो के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आयरिश फेमीन के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आयरलैंड की जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे उस डिपेंडेंसी बढ़ गई। फिर यहाँ क्या हुआ कि एक डिजीज़ फैल जाता है, और डिजीज़ जब फैलता है आलू में, तो फिर लोग खाना बंद कर देते हैं, और लोग खाना बंद करते हैं तो वो कुछ और खा नहीं पाते हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो स्टारवेशन करने लगते हैं। और जब स्टारवेशन करने लगते हैं तो इसी हम सिनारियो को बोलते हैं आयरिश फेमीन, आयरिश फेमीन। आई होप ये कहानी आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हमने बेसिकली अब अपने दो पोर्शंस को कवर कर लिया, फूड ट्रैवल भी कवर हो गया, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉन्कर, डिजीज और ट्रेड के बारे में, ठीक है। जरा सुनिएगा अब, जरा इसके बारे में क्या कह रहा हूं मैं। नाउ सी, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्कर, डिजीज
और ट्रेड, इन तीन चीज़ों को लेकर हम यहाँ बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी, फिर से ज़रा अच्छे से समझिएगा। तो हुआ क्या कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया, मैंने क्या बताया आपको कि जो यूरोपियंस थे, अब ये यूरोपियंस ने क्या किया कि उन्होंने डिस्कवरी कर लिया था, उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था, रास्ता अमेरिका का डिस्कवर कर लिया था, उन्होंने इंडिया का रास्ता डिस्कवर कर लिया था, ये सब रास्ते उन्होंने कवर कर लिए, डिस्कवर कर लिए थे, है कि नहीं। और सी रूट भी मिल गया था उनको इंडिया के लिए तो उनको सी रूट समझ में आ गया था, कैसे हमको जाना है इंडिया। और यहीं से वो लोग यूरोपियंस जो है फिर इंडिया आना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब यूरोपियंस की एंट्री इंडिया में ज़्यादा होने लगती है, तो यहाँ पर इंडियन ओशन की बात करें अगर हम, इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड जो है वो इंक्रीज होने लगता है इंडियन ओशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेड इंक्रीज हो जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे कि बिफोर, अभी तक तो क्या है कि अमेरिका की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, लेकिन अमेरिका की डिस्कवर होने से पहले अगर आप देखेंगे तो अमेरिका वॉज टोटली आइसोलेटेड, अमेरिका टोटली आइसोलेटेड था, या फिर हम कह सकते हैं करेक्ट वर्ड होगा कट ऑफ था, अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था, तो अमेरिका टोटली कट ऑफ था बाकी दुनिया से। और जब टोटली कट ऑफ हो गया तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे सिनारियों में, भाई कट ऑफ था, कोई जानता नहीं था उसको, लेकिन अमेरिका वॉज वेरी रिच इन वॉट, अमेरिका वॉज रिच इन मिनरल्स, अमेरिका में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रिच थे। अब याद करिए, यही मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको ट्रायंगुलर स्लेव पढ़ा रहा था, याद आया है, जब मैं आपको ट्रायंगुलर स्लेव पढ़ाया था, इनफैक्ट वो मैंने शायद क्लास 9 में बताया था, तो वहाँ पर भी मैंने ट्रायंगुलर स्लेव की कहानी बताई थी। और ट्रायंगुलर स्लेव में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो अमेरिका जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच था, इट वॉज वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है। और जब बिकॉज वहाँ पर मिनरल्स में रिच था, इसी वजह से यहाँ पर शुरू क्या होता है, बिगैन दी ट्रांसफॉर्मेशन, बिगैन दी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, रिच इन मिनरल्स हैं, मिनरल्स बहुत हैं। तो अब क्या होता है, अमेरिका डिस्कवर हो गया, डिस्कवर होने के बाद अब क्या हुआ, अमेरिका से ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई लोगों की, क्यों, क्योंकि मिनरल्स बहुत हैं, और बिकॉज मिनरल्स बहुत थे, वहाँ पर रिच बहुत था, इसकी वजह से वहाँ के सारे लोगों की अब लाइफ चेंज होने लगी। तो बिगैन दी ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, लाइफ ऑफ द पीपल, वो चेंज होने लग गई, ठीक है ना। और आप यहीं पर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाइफ चेंज हो गई, ये तो एक सिनारियो था अमेरिका के साथ, लेकिन इसके अलावा जो प्रेशियस मेटल्स थे, जैसे कि सिल्वर की बात करें, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स, लाइक मैं बात कर रहा हूं प्रेशियस मेटल्स, मतलब आपको देखिए टोटल वर्ल्ड का सिनारियो दिखा रहा हूं। प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर की बात करते हैं अगर हम, तो इनकी बात अगर हम करें तो कंट्रीज लाइक पेरू, कंट्रीज लाइक मेक्सिको, आप इन कंट्रीज की हालत देखिए जरा, ये कंट्रीज क्या कर रहे थे, ये कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा, मतलब पेरू हुआ, मेक्सिको हुआ, इन्होंने यूरोप की बहुत ज़्यादा वेल्थ को इन्हांस कर दिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था विद एशिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड करने लग गए थे। ये तो एक सिनारियो हो गया, मैंने आपको बताया एक जगह अमेरिका का सिनारियो कि वो रिच इन मिनरल्स हो गया था, समझ रहे हैं आप बात को। फिर मैंने आपको बताया कि कंट्रीज लाइक पेरू एंड मेक्सिको की बात करें तो यहाँ पर वो भी प्रेशियस मेटल सिल्वर में ट्रेडिंग करने लग गए थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर दो कंट्रीज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पोर्चुगीज और स्पेनिश की, मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ क्या हुआ कि पोर्चुगीज सामने आता है, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। तो पोर्चुगीज और स्पेनिश ने किया क्या, यहाँ पर इनका रोल, इनका अलग से नाम मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया बेसिकली, पहली चीज तो यह है कि अब अमेरिका डिस्कवर हो चुका था, ठीक है, और अमेरिका, सॉरी डिस्कवर तो पहले हो गया था, अब ये लोग क्या करने लगे, पोर्चुगल स्पेनिश, इन्होंने अमेरिका को कॉन्कर करना शुरू किया, ठीक है, कॉन्कर अमेरिका, अमेरिका को ये लोग कॉन्कर करना शुरू कर देते हैं। अब बात ये आती है कि अमेरिका को कॉन्कर ही कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गन्स, क्या गन्स की मदद से करते हैं, नहीं, बड़ी बात यह है कि जब पोर्चुगीज और स्पेनिश को पता चला कि यार अमेरिका में तो रिसोर्सेज बहुत हैं, तो पोर्चुगीज और स्पेनिश की नज़र पड़ गई अमेरिका पे कि चलो यार इनके रिसोर्सेज लूट के आते हैं, इनको अपने यहाँ मिला लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं इन पे, इनके सारे रिसोर्सेज हम उसका मजा लेंगे। तो क्या होता है कि पोर्चुगीज और स्पेनिश जाते हैं
और वहां पर अमेरिका को कॉन्कर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कॉन्कर कोई गन या फिर किसी और चीज से, लड़ाई से, बंदूकों से, तोपों से नहीं होता है, बल्कि यहां पर अमेरिका का जो कॉन्कर होता है वो होता है जर्म्स की वजह से। जर्म्स की वजह से, यस, कीटाणु की वजह से। यहां पर क्या होता है कि ये लोग जाते हैं, पोर्चुगीज स्पेनिश वाले, और ये लोग जाके अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैला देते हैं। स्मॉल पॉक्स। अब अमेरिका क्या होता है कि अमेरिका पहले से बिल्कुल क्या होता है, कट ऑफ वाला कंट्री था। अमेरिका कट ऑफ था, और चूंकि कट ऑफ था तो उसके लोगों को पता ही नहीं था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है। और जब लोगों को पता नहीं था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है तो उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, बॉडी जानती ही नहीं थी कि स्मॉल पॉक्स कैसे लड़ेंगे, राइट। तो कट ऑफ थे, देयरफॉर उनका क्या होता था, इम्यूनिटी नहीं थी उनके अंदर। भाई देखिए यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी हम लोग क्या है, इंडिया है, समझिएगा इस बात को जरा। भाई चाइना ने क्या किया, जर्म फैला दिया, ठीक है, जर्म फैल गए। लेकिन अब इंडिया में आप देखिए अगर, तो कैजुअलिटीज अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू अमेरिका या फिर अदर कंट्रीज, तो उतनी नहीं है, या फिर हम लोग उतना झेल ले गए हैं। रीजन क्या था, आप हमारे यहाँ के हालात देखिए जरा इंडिया के, ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग की कंडीशंस, सोसाइटल वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत गंदी हैं। प्लेटफॉर्म पे आपको चूहे भागते हुए दिखेंगे, हम ऑलरेडी इतने उसमें जगह रहते हैं। तो हमारी बॉडी क्या कर गई, वो अडेप्ट कर गई। भले ही वो हम लोग, ये चीज़ हमारे अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसे चूहे कूद रहे हों, गंदगी रहती है जगह जगह पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट बिकॉज हमारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्टेड थी, इस वजह से शायद हमको कोई बड़ा नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाया। तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी थी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं। अब एयर पॉल्यूशन देख लीजिए, कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन रहता है। आप दिल्ली का आए दिन सुनते हैं, क्या कभी आपने सुना है अमेरिका में एयर पॉल्यूशन? अब इमेजिन करिए एक सिनारियो, अगर अमेरिका का कोई सिटीजन है वो दिल्ली में आ जाएगा तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा वो। तो क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। समझ रहे हो आप बात को? बॉडी जानती नहीं है कि एयर पॉल्यूशन क्या है। हमारे यहाँ सब पता ही है एयर पॉल्यूशन क्या है, हमारी बॉडी, हमारे लंग्स पहले से झेल रहे हैं चीज़ों को। तो हम अगर अमेरिका जाएंगे तो हमको तो बहुत साफ हवा मिलेगी ना, हम तो बहुत, हम वहाँ एडजस्ट कर लेंगे, हमारे लिए तो और अच्छी बात है। लेकिन कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया में आके बोल दो कि रहे, तो वो तो कहेगा भैया क्या हवा है, ये हवा है कि जहर है। तो वही चीज़ यहाँ पर था कि स्मॉल पॉक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया अमेरिका के अंदर, और जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया तो वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि भैया ये क्या चीज़ है, और उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। स्मॉल पॉक्स की एक बात मैं आपको बात बताऊं कि स्मॉल पॉक्स में होता क्या कि अगर आपको एक बार हो जाए तो दोबारा आपको होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, फिर नहीं होता है, ठीक है। तो लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से इस बीमारी से लड़ना है, और बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल पॉक्स की वजह से ही आप देखेंगे कि पूरी पूरी कम्युनिटी वाइट वॉश हो गई अमेरिका के अंदर। पूरी पूरी होल कम्युनिटी यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो गई, वाइट वॉश हो गई, पूरी तरह से धुल गई यहां पर। आप सोचिए जरा, पूरी पूरी कम्युनिटी खत्म हो गई यहां पर। तो आप, एक बात तो है कि अगर मान लीजिए बंदूकों से लड़ाई लड़ी जाती, इससे लड़ी जाती, तो भी एक बार हम यहाँ पर रिटेलिएट कर सकते थे। यहाँ पर एक बार को हम, अमेरिका होता तो यहाँ पर उसमें कुछ रिटेलिएशन करता, बंदूकों से मारता, कुछ करता। लेकिन जर्म से कैसे लड़ोगे आप? इससे लड़ने के लिए तो आपको दवा ही चाहिए। लो दवा थी नहीं, और ऊपर से वो लोग जानते ही नहीं थे कि इम्यूनिटी क्या होती है। डिजीज से आप लड़ नहीं पाएंगे, कितना भी हो जाए, डिजीज के लिए आपको दवाई चाहिए फिर, ठीक है। आप देखिए फिर यहाँ पर पूरी पूरी इस तरह से कम्युनिटी वाइट वॉश होती चली गई, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आते आते यहाँ पर क्या हुआ कि जब 19th सेंचुरी सामने आ रहा है तो ये एक ऐसा सिनारियो है कि पूरा यूरोप, आप देखिए फुल यूरोप, पॉवर्टी वहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हंगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पॉवर्टी बहुत है, हंगर बहुत है, और साथ में देखिए सिटीज़ जो हैं, शहर, पूरी तरह शहर क्या है, शहर क्राउडेड है विद डेडली डिजीजेस। सिटीज क्राउडेड विद डेडली डिजीजेस। ये तो सिनारियो हो चुका था यहां पर इस समय यूरोप का। ये मैं बता रहा हूं आपको, पूरा यूरोप, ये सिनारियो था यूरोप में उस वक्त, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ कि रिलीज, अब और हालत बताऊं आपको मैं यूरोप की। भाई ये तो था खाली इसका पॉवर्टी, हंगर, ये सब चीजें थी। एंड टू एलिवेट दी प्रॉब्लम्स, वहां पर सिनारियो क्या था कि रिलीजियस, अगर मैं आपको बताऊं रिलीजियस इंडिपेंडेंस की बात करूं, रिलीजियस,
तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर बहुत ज्यादा हो रहे थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पर बहुत हो रहे थे, बहुत ज्यादा थे। साथ में अगर कोई रिलीजियस डिसेंट करता था, रिलीजियस डिसेंट यानी डिसेंट मतलब क्या हुआ कि अगर वो कोई भी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट के अगेंस्ट, कोई अगर इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है या कोई इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर वो कोई व्यक्ति इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस को नहीं मानेगा तो उसको उठा के क्या कर देंगे, परसिक्यूट कर देंगे, उठा के टांग देंगे उसको, ठीक है। ये तो हाल हो गया था यूरोप के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ, इसका आउटकम तो देखना बनता ही था, और फिर इसका आउटकम देखने को ये मिला। आउटकम देखिए इसका, आउटकम यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पीपल स्टार्टेड फ्लूइंग फ्रॉम यूरोप से लेकर लोग भागने लगे टुवर्ड्स अमेरिका। ये मूवमेंट यहां पर शुरू हो गया, ठीक है। और जब यहां से ऐसा सिनेरियो शुरू हुआ तो इसी के बाद फिर आपको आसपास, मैंने क्लास 9th की आप एनसीईआरटी याद करिए, तो वहां पर आपको बताया गया है ट्रायंगुलर स्लेव के बारे में। ट्रायंगुलर स्लेव क्या होता था इसमें, यहां पर भाई यूरोपियंस थे। अब यूरोपियंस कहीं अपना देश छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, समझिएगा जरा। ट्रायंगुलर स्लेव का आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, यहां पर देखिए क्या हो रहा था। यूरोपियंस यहां पर थे, ठीक है, यूरोप है ये, नीचे यहां पर आपको मिलेगा अफ्रीका और यहां पर आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो हो क्या ट्रायंगुलर स्लेव कैसे, भाई यूरोप यहां पर है, ठीक है, यूरोप के लोग जो है वो अपना देश छोड़ने को तैयार नहीं, तो यूरोप के लोग क्या करते हैं कि वो जाते हैं, वो पहुंचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका से क्या करते हैं वो लोग स्लेव्स, ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका से क्या करते थे कि ये लोग उठाते थे यहां से स्लेव्स, और स्लेव्स उठा के पहुंचते थे ये लोग अमेरिका। तो यहां पर थे इनके प्लांटेशंस, कैरिबियन कंट्रीज में यहां पर थे प्लांटेशंस, और इन प्लांटेशंस में जाके इन स्लेव्स को जो ये खरीदते थे, यहां पर लाके यूरोपियंस खरीदते थे, उनको उठा के वहां पर छोड़ देते थे। यही स्लेव्स वहां पर अपना प्लांटेशन में काम करते थे, और यहीं से सारा जो रॉ मटेरियल है वो यूरोप पहुंच जाता था। जितना भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर यूरोप पहुंचने लग गया था। तो इस तरीके से सिनारियो जो है यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप फिर देखेंगे बाय द कमिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी आते आते आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि उस वक्त का सिनारियो देखिए आप 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी आप देखिए, चाइना और इंडिया जो है उस वक्त वन अमंग दी वेरी रिचेस्ट कंट्रीज हो जाते हैं, और रीजन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चाइना है, ठीक है, इंडिया है, ये बहुत ही रिच कंट्री हो चुके होते हैं, रिच कंट्री। और उसका रीजन बताया क्यों, क्योंकि ये सारे कंट्रीज थे वो आके इंडिया से मसाले और सब चीजें खरीद रहे थे। तो इंडिया एंड चाइना वे वन ऑफ दी वेरी रिच कंट्रीज। लेकिन फ्रॉम दी 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, भाई ये तो ठीक है, ये दोनों कंट्रीज यहाँ बहुत रिच हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ था 15वीं सेंचुरी से, 15th सेंचुरी की बात बताऊं आपको मैं, तो 15th सेंचुरी से यहाँ पर चाइना ने क्या किया, 15th सेंचुरी व्हाट चाइना डिड, चाइना ने कहा कि भैया अब वो यहाँ पर आइसोलेट हो गया, चाइना एकदम से आइसोलेट हो गया। चाइना ने कहा कि हमको वर्ल्ड के साथ कोई भी तरह का बिजनेस, कम्युनिटी बिजनेस नहीं करना है। चाइना ने टोटली मना कर दिया कि नो बिजनेस विद दी अदर वर्ल्ड, नो बिजनेस, नो ट्रेड। भाई आज भी चाइना की यही पॉलिसी है ना, चाइना इनवर्ड पॉलिसी, चाइना कहाँ अपने आप को ओपन करता है, हमेशा से यही था उसका। तो बिकॉज चाइना ने उस वक्त अपना क्या किया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो इसकी वजह से जो पावर थी चाइना के हाथ में जो अभी तक थी वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स, जो सेंटर था अभी तक पावर का तो चाइना पे था, वो शिफ्ट हो जाता है अमेरिका में। और इसका रीजन साफ है, क्योंकि अमेरिका पे बहुत ज्यादा, मैंने क्या बताया, मिनरल्स थे, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत थे उनके पास, तो उसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। अमेरिका पे सारी पावर यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, और जब यहाँ से अमेरिका में पावर शिफ्ट हो रही है तो अब हमारा यहाँ से जब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, नाउ देखिए यही आएगा हमारा सेकंड टॉपिक, 19th सेंचुरी, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1815 से लेकर 1914 का फेज हम पढ़ेंगे। तो अब आपको यहाँ समझ में आएगा किस तरीके से सिनारियो जो है वो टोटली चेंज होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा आज फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया इस चैप्टर का, और जो भी आपको दिक्कत आई हो तो आपके पास टेलीग्राम है, आप उस पर मुझसे कनेक्ट हो जाइए। आप लोग वहाँ, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, जितना का हो सकता है मैं पूरे का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर किसी का रह भी जाता है तो डोंट वरी, देर सवेर आप मुझे फिर से पिंग कर दिया करिए, मैं आपको फिर उसका रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहीं रुकते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, एग्जाम्स हैं, और बिल्कुल हिस्ट्री तो आप एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलिए, ओके, सी यू, बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।